Welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about fundamental rights and duties. हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था हमारा जो ये टॉपिक है रोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड नीड फॉर लॉज। तो आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इस वीडियो में आज हम अपनी फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी जानेंगे कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन कौन से मिले हुए हैं और किस तरह से ये हमारे लिए एक सेफ गार्ड का काम करते हैं, किस तरह से ये हमें फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। एंड आज चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स जो है मैंने आपको बताया था कि जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये वो फ्रीडम्स हैं जो कि कुछ पर्सनल एंड कॉमन मिले हुए हैं। दैट मीन्स कुछ इंडिविजुअली हैं और कॉमन हैं जो कि भले के लिए मिली हुई हैं, इंसान के लोगों के लिए, सिटीजन्स के भले के लिए मिली हुई हैं, उनके अच्छे के लिए मिली हुई हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे राइट्स को गारंटीड करता है। अब किस तरह से जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो कोर है उसका जो पार्ट 3 है वो हमारे फंडामेंटल राइट से रिलेट करता है। अब जो ये राइट हैं, जो ये इस फंडामेंटल का सेंस क्या है? दैट मीन्स ये इनकॉर्पोरेटेड विद द फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। दैट मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, कि इसका मतलब ये है कि जो हमें ये फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिए हैं एंड ये हमसे कोई भी नहीं छीन सकता और ये हमें कोर्ट ने दिए हुए हैं। कोई गवर्नमेंट हमसे नहीं छीन सकती इन अधिकारों को, इन राइट्स को, एक्सेप्ट सिवाय अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं होता। जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में कोई चेंज नहीं होता, अमेंडमेंट नहीं होता, कोई बदलाव नहीं होता, तो कोई भी गवर्नमेंट हमसे ये राइट्स नहीं छीन सकती। लेकिन इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन, अगर कभी कोई बाहर से धमकी मिलती है हमें, या फिर कोई बाहर का इस तरह से गुस्सा आता है, या फिर कोई इंटरनली अगर कोई धमकी मिलती है, तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, एक्सेप्ट द राइट टू लाइफ बस, और जो लिबर्टी है उसको छीन लिया जाता है, उसको ख़त्म कर दिया जाता है। अदरवाइज़ हमारे जो राइट्स हैं वो हमारा मूलभूत अधिकार है, हमें वो कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, हमें कोर्ट ने दिए हैं, कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब जो इनका इस तरह से जो एक बैलेंस है वो मेंटेन किया जाता है कि अगर उनको नहीं सस्पेंड किया जाता, अगर कोई धमकी देता है, कोई बाहर से गुस्सा देता है, कुछ इस तरह के अगर केसेस हो जाते हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं, तो वो फंडामेंटल राइट्स, जैसे मैंने आपको बताया कि राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी को ख़त्म कर दिया जाता है, वहाँ पे सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये क्यों है? ये एक बैलेंस मेंटेन करता है एक इंडिविजुअल लिबर्टी में और सोशल कंट्रोल में। तो जो ये फंडामेंटल राइट्स हैं कुछ ग्रुप के अंडर आती हैं ये कैटेगरीज में, क्योंकि हर राइट की अपनी एक डिटेल है। और इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेते हैं राइट टू इक्वालिटी। तो राइट टू इक्वालिटी जो हमारा अंडर कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो में इक्वालिटी बनाता है हमारे इंडियन पॉलिटी में। कैसे बनाता है? नंबर 1 आता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इक्वालिटी बिफोर द लॉ को रिप्रेजेंट करता है, उसको गारंटी करता है। दैट मीन्स कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि सिटीजन्स के बीच में ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स दैट मीन्स जेंडर, कि मेल है, फीमेल है, कोई भी वो जेंडर है, डजेंट मैटर, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी के बीच में। उसका जो प्लेस ऑफ बर्थ है उसको लेकर के भी किसी के साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो इस तरह से जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको गारंटी करता है कि किसी भी इंसान के साथ में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नंबर 2 पर आता है कि जो हमारा सिटीज़न है वो आज़ाद है, वो कहीं भी जा सकता है, उसको इक्वालिटी है कि वो उसको कोई मना नहीं कर सकता कि वो पब्लिक रेस्टोरेंट में भी जा सकता है, होटल्स में भी जा सकता है, शॉप्स हैं, कोई पब्लिक एंटरटेनमेंट का कोई और प्लेस है, फॉर एग्जांपल मॉल है, वो कहीं भी जा सकता है। सभी को इक्वालिटी है, अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। नंबर 3 पे आता है जो सभी सिटीज़न हैं उनको इक्वालिटी जो है अपॉर्चुनिटीज़ में भी मिलती है। अगर आपके अंदर टैलेंट है देन यू कैन अप्लाई फॉर एनी गवर्नमेंट जॉब और वट एवर यू वांट, कि आप कुछ भी कर सकते हैं अगर आपके अंदर टैलेंट है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी को भी रिप्रेजेंट करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी हमें देता है। हाँ, कुछ जो चीज़ें होती हैं और सबसे जो बात होती है हमारे यहाँ पर, जो हमारा स्टेट है वो SC दैट मीन्स शेड्यूल कास्ट के लिए एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, और उन जो हमारे OBC के जो मेंबर्स होते हैं, अदर बैकवर्ड क्लास, उनके लिए भी हमारे कंट्री में
कुछ रिजर्व पोस्ट दी गई हैं। एंड नंबर 4 पर आता है, जो कि मेन आता है, प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबली इज़ प्रोहाइबिटेड। किसी भी फॉर्म में अगर हम छुआछूत को प्रैक्टिस करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, तो ये बिल्कुल वर्जित है, हम उसे नहीं कर सकते। अनटचेबिलिटी एक ऑफेंस है अगर आप इसे मानते हैं तो। अगर कोई भी इंसान अनटचेबिलिटी को, छुआछूत को मानता है, तो उसको इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जा सकती है, या फिर उसको या तो जेल में डाला जा सकता है, या फिर उसको फ़ाइन देना पड़ सकता है, या फिर अगर कभी कोई सिचुएशन बहुत ज़्यादा सीरियस होती है तो हो सकता है वो दोनों चीज़ उसको पे करनी पड़ जाए, कि उसको जेल में भी रहना पड़ जाए और फ़ाइन भी देना पड़ जाए। एंड नंबर 5 पर आता है, हमारे कंट्री में पहले अगर हम पहले टाइम की अगर हम बात करें, पुराने समय की, तो उस टाइम पर राय बहादुर और राय साहब करके कुछ टाइटल्स लोगों को दे दिए जाते थे, उनके रुतबों को देख करके, उनकी पोस्ट को देख करके, तो इस तरह के टाइटल्स उन्हें दे दिए जाते थे, जो कि अब हमारे इंडिया में ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया है कि जो इस तरह के जो टाइटल्स हैं, राय बहादुर राय साहब, ये किसी भी इंडिविजुअल को ये टाइटल्स नहीं दिए जाएंगे। एंड हालांकि वो एक बात अलग है कि हमारे कंट्री में भारत रत्न, पद्मश्री, इस तरह के जो अवार्ड्स हैं, जो अपहेल्ड हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ही उन्हें देता है, जो उसी पर वैलिड है। अब नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। अब फ्रीडम के लिए अगर हम बात करें तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा स्पीच एंड एक्सप्रेस। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू फ्रीडम। अब अंडर आर्टिकल 19 टू 22 हमारे को हम पब्लिक को, हम सिटीजन्स को 6 डिफरेंट फ्रीडम्स हमें मिले हुए हैं, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है इन 6 डिफरेंट फ्रीडम्स की। अब इसमें कुछ डिफरेंस हमारी जो फ्रीडम्स हैं वो एक तो नंबर 1 पर आती हैं, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि हम कुछ भी स्पीच दे सकते हैं, एक्सप्रेशन दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका असेंबल, अगर हमें करना है, कोई भी हम असेंबली अगर करना चाहते हैं हम कर सकते हैं, लेकिन पीसफुली कर सकते हैं, विदाउट आर्म्स, कोई उसमें हथियार नहीं होने चाहिए। अगर हम स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करें तो आपके सामने एक स्क्रीन पर 2 पिक्चर्स लगी हुई हैं, जहाँ पर एक जगह ये लिखा हुआ है स्टॉप इंटरफेयरिंग विद माई फ्रीडम ऑफ स्पीच, एंड दूसरी जगह लिखा हुआ है कि फ्रीडम इज़ द राइट टू बी रॉन्ग, नॉट द राइट टू डू रॉन्ग। तो दैट मीन्स अगर हमें स्पीच का और एक्सप्रेशन का हमें फ्रीडम मिला हुआ है, तो हमें उसका एडवांटेज नहीं लेना है। ये नहीं कि हम गलत कुछ भी बोल दें। दैट मीन्स फ्रीडम का मतलब है कि हमें कुछ भी गलत को सही नहीं बोलना, सही नहीं बनाना, और ना ही सही गलत को सही तरीके से बोलना। दैट मीन्स हमें किसी चीज़ को गलत नहीं बोलना है। हमें कुछ भी, हम स्पीच देते हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको सही तरीके से एक्सप्रेस करना चाहिए। हम जो स्पीच दे रहे हैं, हमें गलत स्पीच नहीं देनी चाहिए कि उसकी वजह से किसी भी तरीके का किसी दूसरे को, या हमारी कंट्री को, हमारे स्टेट को, हमारी कम्युनिटी, या फिर हमारी सोसाइटी को किसी भी तरीके का हार्म पहुँचे। नंबर 3 पे आता है, हम एसोसिएशंस बना सकते हैं, यूनियंस भी बना सकते हैं, इसकी भी हमें आज़ादी है। हम अपने कंट्री में कहीं पर भी, पूरे कंट्री में हम कहीं पर भी घूमने जा सकते हैं, हम कहीं पर भी जाकर के रह भी सकते हैं। नंबर 5 पर आता है कि हमें एक फ्रीडम है इस चीज़ की कि हम अपने इंडिया में, हम अपने कंट्री में कहीं पर भी जाकर के किसी भी पार्ट में जाके सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर रह सकते हैं। नंबर 6 पर आता है इसमें कि हम कोई भी प्रोफेशन यूज़ कर सकते हैं, हम कोई भी ऑक्यूपेशन यूज़ कर सकते हैं। हमें ट्रेड करना है, बिज़नेस करना है, हमें जॉब करनी है, चाहे वो अकाउंट्स की जॉब है, या फिर टीचर आपको बनना है, या डॉक्टर आपको बनना है, ये आपकी एक मर्जी है, ये आपकी लाइफ है। तो इस बात के लिए हमें फ्रीडम मिली हुई है, हम कोई भी प्रोफेशन, कोई भी ऑक्यूपेशन हम यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टेट है वो कुछ रीज़नेबल रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करता है, हम थोपता है इन फ्रीडम्स पर। इन फ्रीडम का जो इंटरेस्ट है वो कैसे, कि हम पर इस चीज़ के लिए वो करता है कि हमें पब्लिक मॉरलिटी एंड जो इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक है उसके लिए वो मॉरलिटी एंड सिक्योरिटी जो है हमारे कंट्री की, उस चीज़ को वो दिखाता है। और जो ये फ्रीडम्स हैं हमारी, वो एमरजेंसी के टाइम पर ख़त्म की जाती हैं। अभी जैसे हमारा ये जो हमारा टाइम चल रहा है कोरोना का, अब इसमें जैसे हमारे कंट्री में अगर हम बात करें, या फिर हम पूरी दुनिया में ही अगर बात करें, तो हर जगह ये चीज़ मना की गई है कि हम असेंबली नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब ऐसा कुछ इमरजेंसी का टाइम आता है, तो ये जो फ्रीडम्स जो हमें मिली हुई हैं, जो 6 प्रकार की हमें फ्रीडम्स मिली हुई हैं आर्टिकल 19 टू 22 तक, तो ये हमारी उस टाइम इमरजेंसी में
सस्पेंड की जा सकती हैं, ख़त्म कर दी जाती हैं। अब अगर हम बात करें कि प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के लिए, तो जो ये राइट टू फ्रीडम है ये इंश्योर करता है, गारंटी करता है कुछ और राइट्स के साथ में, कि कैसे, एक तो किस पोजीशन में भी करता है, जो एक अरेस्टेड पर्सन है अगर, तो वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस होना चाहिए, उसको सामने पहुंचाना पड़ता है उसको, कितना 24 आवर्स के अंदर जब वो अरेस्ट किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी इंसान को, किसी पर्सन को या किसी सिटीज़न को जब पुलिस अरेस्ट करती है किसी डाउट में, किसी क्राइम के लिए या किसी भी केस में, तो जो अरेस्टेड पर्सन है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेशी करनी होती है। एंड जो सेकेंड राइट उसका होता है, वो अपने राइट में अपने आप को डिफेंड कर सकता है, एक लॉयर को अपॉइंट कर सकता है, अपनी ही चॉइस का कोई भी लॉयर अपॉइंट करके अपने आप को वो डिफेंड कर सकता है, ये उसका राइट है। नंबर 3 आ जाता है हमारा इसमें, जो पुलिस है वो कभी भी किसी भी पर्सन को कन्फेस करने के लिए, क्राइम कन्फेस करने के लिए फोर्स नहीं कर सकती, उस पर दबाव नहीं डाल सकती, और इसी तरह से अगर कोई वो विटनेस है तो उस पर भी दबाव नहीं डाल सकती। तो ये प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में भी हमारे कुछ राइट टू फ्रीडम जो है वो वर्क करता है। अब बारी आती है राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट की। राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है ये पार्लियामेंट से इनेक्ट किया गया है। जो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है ये 2005 में पास हुआ था, फोर्स में आया था ये। तो इसके द्वारा जो हम सिटीजन्स हैं वो हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ऑन मैटर्स लाइक रिलेटिंग जो हैं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, ऑर्डर्स हैं। तो ये हमें राइट है कि हम गवर्नमेंट से एक पूछ सकते हैं कि उन्होंने क्या काम किया अपने रूल में। ये एक जो इसका बेनिफिट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को एक अकाउंटेबल बनाता है। दैट मीन्स उनके काम को गिनवाता है कि आपने क्या क्या काम किया। राइट टू इन्फॉर्मेशन हम अपनी गवर्नमेंट से पूछ सकते हैं कि आप क्या काम कर रहे हैं अपने रूल में, अपने टाइम पीरियड में, या आपने अपने टेन्योर में क्या क्या काम किया। तो ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 में आया था, एग्जिस्ट में आया था। तो इस तरह से हम इसके बारे में इसकी वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर ऑर्डर्स निकले होते हैं, उनके बारे में हम इन्फॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा राइट टू एजुकेशन, जो कि 86th अमेंडमेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, 2002 में आया था ये। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो डील करता है राइट टू एजुकेशन का। ये हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि हर स्टेट, जो हमारा कंट्री है और जो हमारे स्टेट्स हैं, वो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे टू ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द एज 6 to 14 ईयर्स। कि वो अगर चाहे किसी भी मैनर में है, किसी भी पोजीशन में है, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड करना हर स्टेट के लिए फ्री एंड कंपलसरी है। उनको एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए एंड कंपलसरी है ये। तो इस तरह से एक ये हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिटरमाइन करता है कि हाँ, हमारे बच्चों भी प्रोटेक्शन में हैं। ये बच्चों के लिए एक सेफ गार्ड का काम करता है कि ताकि उनको एजुकेशन मिले और वो आगे अपने आप को ग्रोथ करें, डेवलप करें। तो इस तरह से ये जो राइट टू एजुकेशन है वो उनकी बच्चों की हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जो कि अंडर आर्टिकल 23 to 24 में आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को बिल्कुल प्रोहाइब्स करता है, बिल्कुल मना करता है, बिल्कुल डिनाई करता है, किस चीज़ को वर्जित करता है कि किसी भी इंसान का एक्सप्लॉयटेशन किसी भी फॉर्म में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो ट्रैफिक है इन ह्यूमन बीइंग्स, हम सुनते हैं कि इंसान को बेचना और ख़रीदना, जो कि बिल्कुल एक प्रोहाइबिटेड है हमारे यहाँ पे, और उसको बेचने खरीदने के बाद उसको लेबर बनने पर मजबूर करना या फिर भिखारी बनने पर मजबूर करना, इस तरह से बहुत सारे हम क्राइम्स देखते हैं जो कि बिल्कुल ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो कि प्रोहाइब्स हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्कुल क्लियर इस चीज़ को कहा गया है कि कोई भी बच्चा जो 14 साल से कम का है वो बिल्कुल कहीं पर किसी भी फैक्ट्री में, माइन में या कोई भी अदर रिस्की जॉब नहीं करेगा वो। एंड जुलाई 2016 में जो हमारा पार्लियामेंट है उसने एक एक्ट पास किया था, द चाइल्ड लेबर अमेंडमेंट एक्ट आया था 2016 में, जो कि था प्रोहाइबिशन एंड रेगुलेशन,
इस एक्ट के अंडर था, इस एक्ट में कुछ चेंज किए गए थे, अमेंड्स था कि भाई चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 जो था ये उसमें चेंजिंग था एक, कि उनके जो चाइल्ड लेबर है उनको बहुत ज़्यादा उसमें जब वाइडनिंग हो रही थी, बहुत ज़्यादा स्कोप हो रहा था, जब उसकी जो काउंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, तो उसमें क्या था कि हम देख रहे थे पहले टाइम में कि जो बच्चे थे उनको लेबर बनने पे मजबूर किया जा रहा था, तो इस चीज़ के लिए उनको वायलेशन भी किया जाता था अगर वो मना करते थे। तो ये सब चीज़ों को रोकने के लिए हमारे कंट्री में जुलाई 2016 में पार्लियामेंट से एक एक्ट पास हुआ जो कि चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल था 2016 का। क्योंकि ये जो हमारे बच्चे हैं इन्हें राइट टू एजुकेशन है, इन्हें भी जो हमारे बच्चे होते हैं सभी को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। अब आगे आता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 to 28 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है ये डिफ़ाइन करता है कि हमारा जो इंडिया है वो सेक्युलर स्टेट है, एंड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रेम्बल है, जो इंट्रोडक्शन है, वो भी इस चीज़ को सिक्योर करता है कि सभी सिटीज़न्स को, सभी नागरिकों को आज़ादी है, लिबर्टी है, वो चाहे किसी की भी पूजा कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन में विश्वास कर सकते हैं, वो उनका अपना डिसीज़न माना जाता है। हमारा जो कंट्री है वो, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक पर्टिकुलरली रिलीजन को प्रमोट नहीं करता। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को गारंटी करता है कि हर इंसान को, हर पर्सन को आज़ादी है उसके कंसाइंस की, उसको हक है कि वो किसी भी प्रोपेगेट को, प्रैक्टिस को, प्रोफेस को यूज़ कर सकता है, कोई भी रिलीजन को वो यूज़ कर सकता है, उसको प्रैक्टिस कर सकता है। बट जो रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं अगेन वहीं पर आते हैं इंटरेस्ट ऑफ मॉरलिटी एंड पब्लिक ऑर्डर में। तो इस तरह से कोई भी जो सिटीज़न है वो अलाउड नहीं होता कि अगर वो रिलीजियस फीलिंग्स को लेकर के किसी तरह से वो दूसरों को हर्ट करे या फिर उसको कोई हर्ट करे। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इस चीज़ को क्लियर करता है। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 5 पर कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स। इंडिया जो है एक ऐसा कंट्री है जिसमें बहुत सारे रिलीजियंस रहते हैं एंड कम्युनिटीज़, लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स है, एग्जिस्ट करते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसीलिए हमारे इस कल्चरल एंड एजुकेशन राइट को देता है। माइनॉरिटीज़ का जो कल्चरल एंड एजुकेशन राइट है वो प्रोवाइड करता है उनको उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो एवरी माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं हमारे यहाँ, चाहे वो मुस्लिम है या सिख है, सभी को राइट है अपना लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर को कंजर्व करने का। जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको राइट है, वो स्टैब्लिश कर सकते हैं, अपना मैनेज कर सकते हैं, अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो भी उनके चॉइस का है वो उसको स्टैब्लिश भी कर सकते हैं और मैनेज भी कर सकते हैं। और जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको किसी भी तरीके का, वो किसी भी गवर्नमेंट का जो इंस्टीट्यूशन होता है उनको वहाँ पर भी एडमिशन मिलना है। ऐसा नहीं है कि उनके रिलीजन, रेस और लैंग्वेज के बेस पर उनके साथ में कोई डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा, नहीं, सभी अलाउड हैं वहाँ पर। तो ये कल्चरल एंड एजुकेशन राइट होता है आपका, जो कि हमारे आर्टिकल 30 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है इसके बारे में कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट क्या होता है। आर्टिकल 30 हमें कल्चरल एंड एजुकेशन राइट को प्रोवाइड करता है। नंबर 6 पर आता है लास्ट जो है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रखता है। एक छोटी सी अगर हम देखें तो मेयर डिक्लेरेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इज़ यूजलेस अनलेस दे आर फुल्ली प्रोटेक्टेड और देयर आर मीन्स टू मेक दैम इफेक्टिव। इट मीन्स क्या होता है, अगर हम सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की एक छोटी सी डिक्लेरेशन कर देते हैं तो वो यूज़लेस कब हो जाती है, अगर इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई स्टेप नहीं उठाया जाता तब। तो उनको सिक्योर करने के लिए, फंडामेंटल राइट्स को सिक्योर करने के लिए और प्रोटेक्शन को उनके लिए प्रोटेक्शन देने के लिए ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज़ बनाई गई है। इसलिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गारंटी करता है कि राइट टू मूव द सुप्रीम कोर्ट फॉर एनफोर्समेंट ऑफ दीज राइट्स। अगर हमसे कोई भी हमारे फंडामेंटल राइट्स छीने जाते हैं देन वी कैन मूव टू सुप्रीम कोर्ट। हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और अपनी पिटीशन दे सकते हैं वहाँ पर। एंड जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस चीज़ को भी एम्पावर करता है कि वो जो हाई कोर्ट है वो भी इन इश्यूज़ को राइट्स करे, ऑर्डर्स करे, एनफोर्स
इन्फोर्समेंट में लेकर के आए, जो उनके राइट्स हैं वो सभी को मिलने चाहिए। इस चीज़ को सिक्योर करता है, एज अ सेफ गार्ड वो काम करते हैं। हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही एज अ कस्टडियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स काम करते हैं। ये हमारे लिए एक एज अ बाउंड्री के रूप में वर्क करते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व रखते हैं, हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आगे हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और जो रूल ऑफ लॉ है हम उसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही वास्ट है, तो इस वीडियो में हम इसको कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि अगर मैं इसी वीडियो में अगर मैं इसको कंप्लीट करती हूँ देन इट विल बी सो लॉन्ग। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस वीडियो को जो हमारे टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डेफिनेटली कंप्लीट कर दूँगी। Thanks for watching. If you like it, please like, share and subscribe.